Welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य संगम। श्रोताओं नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त राहुल लेकर आपका अपना स्पेशल कार्यक्रम साहित्य संगम, जिसके अंतर्गत कहानियाँ सुनाई जाती हैं साहित्यकारों की। पिछली बार आपने सुना था कहानी सुहाग की साड़ी, लेखक प्रेमचंद्र। यह कहानी मानसरोवर के 7वें भाग में संकलित थी। आपने इस कहानी का पहला भाग सुना था। आज इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी सुहाग की साड़ी, लेखक प्रेमचंद्र। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत कर रही हैं सोनाली चक्रवर्ती। कहानी सुहाग की साड़ी, लेखक प्रेमचंद। दूसरा और अंतिम भाग। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयं सेवक गण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर राम रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता, लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना अभिष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रखना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। क्रियाहट के सामने किसी की नहीं चलती। यो चाहूँ तो एक ताने में काम निकल सकता है, पर उसे बहुत दुख होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग, कितने अशगुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते, बिगड़ते हैं तो मानो मुंह ही नहीं सीधा होता। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेशा अनुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी करें। कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी, लोग समझेंगे बना हुआ है। घर पर अशगुन की कीर्ति कैसे दूं? इतने में उसने राम पहल साइज को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर महरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थे। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें दबदबाई हुई है। वह राह रोक कर बोली, जरा सुनते जाओ। रतन, जाने दो, बिक न करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लें, पर गौरा ने उसे उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन, रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। गौरा, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन, यह तो मैं तुमसे पहले कह चुका था। गौरा, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन, जब तुम इसे देना अशकुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरा, नहीं, लेते जाओ, अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है।
जैसे कोई रोगी अंतस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ। यह अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूँ। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले आए। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई। इसी प्रकार अमंगल कल्पना को अशांत करना चाहती थी, पर वह आशंका एक मेघ मंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अवसर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांवों से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। उनकी एक दिन की देर उनका साधारण सिरदर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। यह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती, किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी। इधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर ऋषि प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब के संभालने और नियत स्थान पर रखने में वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण यह था कि केसर महरी उसके जाने के दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी, और अभी उसकी दूसरी महरी मिलनी न थी। कुंवर साहब का साइस राम पहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावें। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही न मिला। गौरा, मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देख आवे, 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई थी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, राम टहल, तुम अब कहाँ हो? राम टहल का चेहरा श्री संपन्न था। उसकी अंग अंग से आत्मसम्मान की आत्मा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भव्य पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई। हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हालत में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी। बिक्री तो अच्छी होती है। राम टहल, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ उड़ जाता है।
यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया है, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मलकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना चाहिए और बाजार का चमकना चाहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसी शकुन की चीज की परवाह नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। जिस दिन होली जली है उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि यह सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गई। गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी, हाथ पांव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाओगी? अब कहाँ हो, हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल, कर्म कुकर्म सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बच गए। 1 महीना पहले इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे। कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जबानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी राड़ जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कामनाएं, कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थी। आंखें सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश में जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरा, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा, यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हो और किसी से किराया न लिया जाए। रतन, बहुत खर्च पड़ेगा। गौरा, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन, और रहे पेड़ तले? गौरा, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन, सोचूंगा। गौरा, जरा देर में। इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ। जो कपास बोए उनकी बेगार माफ कर दे। रतन, हाँ, तदबीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गौरा, कुछ देर सोचने के बाद, लकड़ी बिना दाम दे दो, कैसा हो? चाहे छज्जे बनवाने की हो। रतन, लूट मच जाएगी। गौरा, इसी बेईमानी कौन नहीं करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले कर रहा हो।
समाप्त। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम साहित्य संगम, जिसके अंतर्गत कहानियां सुनाई जा रही थी साहित्यकारों की। इस कहानियों के अंतर्गत आज आपने सुना कहानी सुहाग की साड़ी, लेखक प्रेमचंद। यह कहानी मानसरोवर के 7वें भाग में संकलित थी और आपने इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुना। वाचन स्वर था सोनाली चक्रवर्ती का। अगले रविवार को साहित्य संगम में मैं प्रेमचंद की ही कोई और कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। चलते चलते मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राहुल कुमार, टेक्निकल सहयोग रहा शुभेंद्र सिंह का और इसे संपादित किया संजीत तिवारी ने, स्वर सोनाली चक्रवर्ती का। अब अपने दोस्त राहुल को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए रेडियो टशन, जो छू ले आपका